मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। स्टार्ट करते हैं बेटा, थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था नेक्स्ट वीक में तुम्हारे एमसीक्यूज होंगे, तो अभी जितना सिलेबस हो सकता है कर लेते हैं। थर्ड यूनिट में हमारे पास 4 ही टॉपिक हैं। मोस्ट प्रोबेबली आज और कल में थर्ड यूनिट ख़त्म हो ही जाएगी। इसमें हमारे पास डेटा डिक्शनरी है, डिसीजन टेबल, डिसीजन ट्री और लॉजिकल टू फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन। डेटा डिक्शनरी हम डीबीएमएस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कराऊंगी ऐसा नहीं है नहीं कराऊंगी, बट हम पढ़ चुके हैं डीबीएमएस में। डिक्शनरी क्या होती है आप सबको पता है, डिक्शनरी क्या होती है। डेटा डिक्शनरी क्या होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप स्टोर करते हो, लाइक मैंने एक टेबल बनाई स्टूडेंट की, तो उसमें हमारे पास स्टूडेंट का नेम है, उसका मोबाइल नंबर है। तो डेटा डिक्शनरी क्या करता है, उस डेटा की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। लाइक कि अगर आपका स्टूडेंट नेम है, तो वो स्टूडेंट नेम किस तरीके का है, वो अल्फ़ाबेट है या वो न्यूमेरिकल है। तो आपको पता ही है स्टूडेंट नेम है तो अल्फ़ाबेटिकल होगा, करेक्टर्स का यूज़ होगा उसके अंदर। तो डेटा डिक्शनरी इज़ द मेटा डेटा, मतलब डेटा अबाउट द डेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जो है हमारा डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री और डिसीजन टेबल जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर से ही है। मतलब जब हमें कोई डिसीजन लेना है उस टाइम पे हम एक मतलब डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डिसीजन ट्री में आज कराऊंगे, डिसीजन ट्री में ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है और टेबल्स में टेबल लाइक स्ट्रक्चर बनता है।
लास्ट हमारे पास है लॉजिकल टू फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जो हम दिमाग में सोचते हैं, जो हम लोग आर्किटेक्चर बनाते हैं किसी को भी काम करने से पहले, उसके बाद आप उसको फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे, उसके कुछ स्टेप्स हैं। तो आज हम दो ही टॉपिक करेंगे, डेटा डिक्शनरी और डिसीजन ट्री। स्टार्ट करते हैं डेटा डिक्शनरी से। अभी बताया आपको डेटा डिक्शनरी इज कंटेन अबाउट मेटा डेटा। मेटा डेटा होता है डेटा अबाउट द डेटा, मतलब डेटा के बारे में ही इंफॉर्मेशन बताना इज मेटा डेटा। किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन हो डेटाबेस में, किस तरीके की इंफॉर्मेशन है, कौन इसको एक्सेस कर सकता है, कहाँ पे ये फिजिकली स्टोर है, ये सारी इंफॉर्मेशन डेटा डिक्शनरी के अंदर आएगी। मतलब आपने कुछ भी डेटा तो बना लिया और आपने उसको कहीं पे स्टोर कर दिया, तो वो उस इंफॉर्मेशन के बारे में कि आपने उसको कहाँ पे स्टोर करा है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा दैट इज़ डेटा डिक्शनरी। इसमें यूज़र जो है वो डेटा डिक्शनरी के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें थोड़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं और नॉन टेक्निकल जो यूज़र है वो इसको नहीं समझ पाएगा। तो यूज़र इसके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता, ये सिर्फ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही हैंडल कर सकता है इसको। इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, लाइक आपकी डेटाबेस टेबल है, उसका स्कीमा मतलब उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि इसका ऑनर कौन है, किसने इसको क्रिएट करा, इसमें सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट क्या लगे हुए हैं, कब ये क्रिएट हुई। फिजिकल इंफॉर्मेशन कि कहाँ पे ये स्टोर है, कैसे स्टोर हुई। टेबल के रिलेटेड कोई भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, लाइक आपके पास कीज़ होती हैं, फॉरेन कीज़ होती हैं जो हमारी यूज़ होती हैं टेबल के अंदर। तो टेबल के रिगार्डिंग क्या क्या रूल्स, इसके कंस्ट्रेंट्स और रूल्स, तो टेबल के रिगार्डिंग क्या क्या रूल्स हैं, उसमें कौन सा व्यू है जो आप देख सकते हो, मतलब अलग अलग तरीके के डेटाबेस व्यूज़ होते हैं, तो कौन सा व्यू है जो आप देख सकते हो यूज़र के लिए, कौन सा विजिबल है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब इन शॉर्ट टेबल की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो डेटा डिक्शनरी के अंदर आती है। ये जस्ट फॉर एग्जांपल है कि टेबल का नाम क्या है, टेबल के इंफॉर्मेशन किसने क्रिएट करी, कब कहाँ क्रिएट हुई, कब स्टोर हुई, कैसे स्टोर हुई, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर आती हैं। ये एक छोटी सी टेबल बनी हुई है, तो इसमें फील्ड नेम है, आप स्टूडेंट की भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है। इसमें एम्प्लॉय की बनी हुई है, एम्प्लॉय का नंबर क्या है, एम्प्लॉय का नेम क्या है। यहाँ पे अगर आपको स्टूडेंट की बनाना है तो स्टूडेंट रोल नंबर बना सकते हो या स्टूडेंट आईडी लिख सकते हो, स्टूडेंट का नेम, ठीक है, एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर है। जो भी हम लोग नंबर में स्टोर करते हैं, मतलब 1 2 3 में, तो उसको हम इंटीजर लेते हैं। आपको पता है रोल नंबर जो है वो इंटीजर फॉर्म में होगा। नेम जो है वो टेक्स्ट मतलब अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में होगा। डेट ऑफ बर्थ जो है वो डेट और टाइम की फॉर्म में होगी। फ़ोन नंबर भी जो है वो इंटीजर फॉर्म में होगा। उसके बाद हमारे पास कितना इसको रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए, तो इसको एक तरीके से बोल सकते हो कि 10 स्पेस चाहिए एम्प्लॉय नंबर के लिए। 20 इज़ इनफ फॉर द नेम, किसी का नाम जो है वो 20 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, तो 20 इज़ इनफ फॉर द नेम। डेट ऑफ बर्थ भी आपको पता है, 4 ईयर के लिए ले, 2 मंथ के लिए ले और 2 डेट के लिए, तो हमारे पास 4 2 6 और 8 इनफ है। फिर भी हमने 2 फील्ड एक्स्ट्रा ही दी हुई हैं, तो 10 फील्ड हमने दिया डेट ऑफ बर्थ के लिए और फ़ोन नंबर के लिए भी हमने 10 फील्ड दिया। तो ये यूनिक आईडी होगी हर एम्प्लॉय की, ये एम्प्लॉय का नेम होगा, ये एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ होगी और ये एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर होगा। और ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई भी आईडी लिख दो 1 2 3 करके, कोई भी नेम लिख दो, कोई भी डेट ऑफ बर्थ लिख दो, कोई भी फ़ोन नंबर लिख दो, तो एग्जाम्पल है। तो ये एक टेबल है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डेटा डिक्शनरी में स्टोर है कि क्या इसका एग्जाम्पल है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसको कितना रिप्रेजेंट करने के लिए कितना साइज़ दिया हुआ है, किस तरीके का डेटा है, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे डेटा डिक्शनरी के अंदर होती है। तो जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है। दो तरीके की डेटा डिक्शनरी होती है हमारे पास, एक होती है एक्टिव और दूसरी होती है पैसिव। नाम से ही क्लियर है, एक्टिव डेटा डिक्शनरी मतलब अगर आप कोई भी चेंजेस डेटाबेस के अंदर करते हो तो वो ऑटोमेटिकली डेटा डिक्शनरी के अंदर हो जाते हैं, तो इसको हम सेल्फ अपडेटिंग भी बोलते हैं। 2 3 पॉइंट है, बस इनको याद कर लेना। पहला, ऑटोमेटिकली अपडेट होती है। दूसरा इसका नाम है सेल्फ अपडेटेड। तीसरा इसका नाम है इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी। इंटीग्रेटेड क्यों? क्योंकि उसी के अंदर स्टोर होती है, कोई भी चेंजेस करोगे ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपडेट हो जाएंगे, इसलिए इसको इंटीग्रेटेड भी बोला जाता है। ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे तो इसके अंदर मिसमैच या एरर होने के चांसेस बहुत कम है। बस ये चीज़ें हैं। पैसिव बिल्कुल इसके अपोजिट है। पैसिव में क्या होगा, ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होती चीज़ें, आपको मैनुअली अपडेट करनी पड़ेंगी। आपने कुछ भी डेटा डिक्शनरी के अंदर चेंजेस करा तो आपको वहाँ जाके
फर्दर जो है सॉरी डेटाबेस में कुछ भी चेंजेस किया तो डेटा डिक्शनरी में जाके चेंजेस करने पड़ेंगे, दैट इज़ मैनुअली अपडेटेड। एक्टिव जो थी हमारी ऑटोमेटिकली अपडेटेड थी, ये हमारी मैनुअली अपडेटेड है। दूसरा पॉइंट जो उसका था कि वो इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी है, ये नॉन इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी है, क्योंकि आप कोई भी चेंजेस करोगे आपको सेपरेटली चेंजेस करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली वो चेंजेस नहीं होंगे। इसकी वजह से इसके अंदर मिसमैच होने के चांसेस हैं, एरर्स होने के चांसेस हैं। तो बिल्कुल उससे अपोजिट है, इसलिए हमें इसको बहुत केयर के साथ हैंडल करना होता है। क्या क्या एट्रीब्यूट इसके अंदर होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हमारे डेटा डिक्शनरी में होते हैं? 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एंटिटीज़, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप, इन तीनों के बारे में आपको पता है, ईआर मॉडल में पढ़ाया हुआ है। एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप वहाँ से भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है ये वाला लिखना है, जो याद है वो लिख सकते हो। देन हमारे पास कीज़ आती हैं, हमारे पास अलग अलग तरीके की की होती है जो हमारी टेबल के अंदर यूज़ होती है। प्राइमरी की होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होती है। कोई भी आप टेबल स्टोर करोगे उसमें जो यूनिक वैल्यू होती है, लाइक स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, सबसे यूनिक है, सबका अलग होता है, तो उसको हम प्राइमरी की बना देते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हमें किसी भी स्टूडेंट की डिटेल सर्च करनी है, क्योंकि हो सकता है कि नाम जो है, जैसे हमारे यहाँ पे भी मुस्कान नाम जो है वो दो स्टूडेंट का नाम है, तो अगर मैं बोलूँगी कि मुझे मुस्कान की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। अगर मैं बोलूँ कि मुस्कान जो पर्टिकुलर इस रोल नंबर की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो उस रोल नंबर की इन्फॉर्मेशन देगा। तो दैट इज़ प्राइमरी की, जो यूनिक, सबकी यूनिक होती है और रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। कॉन्केटिनेटेड इज़ द कंबाइंड, जब दो या दो से ज़्यादा फील्ड को हम कंबाइन करके एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अभी मुस्कान वाला दिया, खाली मुस्कान मतलब स्टूडेंट के नेम से मैं नहीं निकाल सकती, स्टूडेंट नेम और आईडी दोनों को कंबाइन करके निकाल सकती हूँ, दैट इज़ कॉन्केटिनेटेड की। सेकेंडरी की जो सारे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करेगी, या आप बोल सकते हो कि प्राइमरी से जो अलग है, जो प्राइमरी से बच गई, वो सेकेंडरी कीज़ होती है। सुपर कीज़ इसके अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं, बट इसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें यूज़ करी जाती हैं। प्राइमरी की सिर्फ एक ही होती है, सुपर की जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कीज़ होती है। ठीक है, जितना याद हो ठीक है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स हो जाती हैं। डीबीएमएस में पूरे क्वेश्चंस बनते हैं इन कीज़ के ऊपर, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, तो इसलिए तुम्हें वो करने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शंस की बात करें, क्या क्या डेटा डिक्शनरी काम करती है? सबसे पहले डेटा डिक्शनरी डेटाबेस में काम करती है। डेटाबेस में वो क्या काम करती है? वो सारी डेटा की इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है कि किस तरीके की टेबल है, क्या कीज़ लगी हुई हैं, क्या कंस्टेंट्स लगे हुए हैं, वो सारा जो मेन काम होता है वो हमारा डीबीएमएस के लिए डेटा डिक्शनरी करती है। ठीक है, एक छोटा सा मतलब डायग्राम बना हुआ है, इसमें यूज़र का डेटाबेस है और ये यूज़र का डेटाबेस ऊपर यहाँ पे डेटा डिक्शनरी के साथ कंबाइंड है, यहाँ पे सारी टेबल्स की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। दूसरा इसका फंक्शन है डेटा मॉडलिंग और तीसरा इसका फंक्शन है डॉक्यूमेंटेशन। जब हमारे पास डेटा अवेलेबल है, डेटा की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो हम वहाँ से मॉडल्स बना सकते हैं, मतलब वहाँ से हम डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ कि मेरे पास एक स्टूडेंट की टेबल है, मेरे पास एक स्टूडेंट की टेबल है और उस स्टूडेंट की टेबल में मेरे पास स्टूडेंट का नेम और उसका फ़ोन नंबर, बस दो ही चीज़ें स्टोर हैं। तो वहाँ से मेरे को डेटा डिक्शनरी से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि दो ही चीज़ें स्टोर है, स्टूडेंट का नेम और कॉन्टैक्ट नंबर। तो वहाँ से वो उसको मॉडल बना लेगा, मतलब वहाँ से वो टेबल ड्रॉ कर सकता है। देन डॉक्यूमेंटेशन में भी हेल्प करते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ें, चाहे स्प्रेडशीट बनानी है, चाहे डेटा मॉडल्स बनाने हैं, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का काम करना है तो वो भी हम डेटा डिक्शनरी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेजेस की अगर बात करें तो डेटा डिक्शनरी बहुत, आपने अभी देखा है, बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड है, बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन देती है आपको, डॉक्यूमेंटेशंस प्रोवाइड करती है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करती है, डीबीए को हेल्प करती है डेटाबेस को समझने के लिए, और अगर उसको कुछ भी ट्रैक करना है किसी भी इन्फॉर्मेशन के बारे में तो वो ट्रैक कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है ईजिली। बट डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डेटा डिक्शनरी को क्रिएट करना बहुत बड़ा टास्क है, इसमें कई साल लग जाते हैं क्रिएट करने के लिए, क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है। आप नॉर्मल डिक्शनरी लो, जो हमारी इंग्लिश वाली डिक्शनरी होती है, ऐसा तो है नहीं 2 दिन में बैठोगे क्रिएट कर दोगे, सारे वर्ड्स उसके अंदर लिख दोगे, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत टाइम लगता है उसको क्रिएट करने में। आप सारे नए के नए वर्ड्स जितने आप उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो आप इंसर्ट करोगे, क्योंकि अगर हो सकता है कोई वर्ड रह जाए तो उस टाइम पे प्रॉब्लम हो जाएगी, वो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं उसमें।
वेल डिज़ाइंड होनी चाहिए प्रॉपरली। ऐसा नहीं हो कि आपने दो चार, जैसे अपनी इंग्लिश वाले डिक्शनरी आपने 10-12 वर्ड छोड़ दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, आप प्रॉपरली उसको डिज़ाइन करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है फर्दर। कॉस्ट इसकी बहुत हाई होती है, इस डेटा डिक्शनरी की कॉस्ट बहुत हाई होती है। इसके अंदर हार्डवेयर चाहिए होते हैं, जो भी चीज़ें चाहिए, साथ साथ इसको मेंटेनेंस के लिए भी काम करना होता है, क्योंकि बार बार अपडेट करनी होती है। ऐसा नहीं है आपने एक बार डिक्शनरी बना दी और काम ख़त्म, अगली बार फिर कोई नया डेटा ऐड होगा तो आपको उसके फर्दर चेंजेस करने पड़ेंगे। नॉन टेक्निकल यूज़र, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, नॉन टेक्निकल यूज़र इसको नहीं समझ सकते, इसको समझने के लिए टेक्निकल यूज़र की ही रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो डेटा डिक्शनरी ख़त्म हो गया। डेटा डिक्शनरी में हमने क्या पढ़ा है एक बार फटाफट रिवाइज करा देते हैं। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था और विद एग्जाम्पल उसको इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन किया हुआ है। देन दो टाइप के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में बस दो तीन चीज़ें हैं, ऑटोमेटिकली अपडेट होगी, सेकंड इसका नाम सेल्फ अपडेटिंग है, थर्ड इसका नाम इंटीग्रेटेड भी है, और फोर्थ इसके अंदर एरर आने के चांसेस नहीं हैं। पैसिव बिल्कुल अपोजिट कर दो, मैनुअली अपडेटेड है, नॉन इंटीग्रेटेड है, ठीक है, एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि आपको मैनुअली चीज़ें करनी पड़ती हैं। देन फंक्शंस की बात, वो कंपोनेंट्स की बात करें तो एंटिटी है, एट्रीब्यूट है, रिलेशनशिप है और कीज़ है। फंक्शंस की बात करें तो डीबीएमएस में यूज़ होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ होती है, डेटा मॉडलिंग में एज अ टूल हम इसको यूज़ करते हैं, ड्रॉ करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए अंदर यूज़ होती है। एडवांटेजेस, वेल स्ट्रक्चर्ड है, क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, डॉक्यूमेंटेशन अच्छा देगी, डीबीए को हेल्प करेगी सारी चीज़ों को ट्रैक करने के लिए, सारी चीज़ों को, क्योंकि सारी चीज़ें हम याद नहीं रख सकते तो इसलिए सारे डिटेल्स यूज़र को बहुत ईजिली प्रोवाइड कर देती है। डिसएडवांटेजेस ये है, बहुत टाइम लगता है इसको क्रिएट करने में, अगर ढंग से क्रिएट नहीं हुई तो प्रॉब्लम हो सकती है। कॉस्ट भी हाई है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी चाहिए, इनिशियली कॉस्ट जो चाहिए वो तो चाहिए, प्लस मेंटेनेंस भी चाहिए, और नॉन टेक्निकल यूज़र इसको नहीं समझ सकते। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री से पहले ये स्ट्रक्चर एनालिसिस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। स्ट्रक्चर, क्योंकि जो डिसीजन ट्री है वो हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर ही आता है। जो हमने सेकेंड यूनिट में डीएफडी पढ़े, स्ट्रक्चर चार्ट पढ़े, वो भी इसी के अंदर ही, मतलब स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर ही आते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर जब उसको एनालाइज करते हो, किसी भी सिस्टम को आप समझते हो, तो उसके लिए हमारे पास ग्राफिक टूल्स होते हैं, और उन ग्राफिक टूल में से एक टूल है हमारे पास डिसीजन ट्री। ठीक है, ग्राफिक्स, इन ग्राफिक्स की वजह से क्या होता है, आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कैसे आपको फ्लो करना है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी, हायर लेवल से लोअर लेवल कैसे जाएगी, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है। अलग अलग टूल्स हमारे पास हैं, जैसे डीएफडी हमने पढ़ा, डेटा फ्लो डायग्राम पढ़ा था लास्ट यूनिट में, और स्ट्रक्चर्ड भी पढ़ा था हमने, स्ट्रक्चर चार्ट पढ़ा था, स्ट्रक्चर इंग्लिश अलग है, डिसीजन टेबल, डिसीजन ट्री, डेटा डिक्शनरी, सूडो कोड नॉर्मल इंग्लिश की लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। तो ये अलग अलग एनालिसिस टूल हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। अभी सिर्फ हमें डिसीजन ट्री पढ़ना है। तो डिसीजन ट्री क्या होता है, ये एक छोटा सा डिसीजन ट्री का एग्जांपल है। आप पहले सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करो, इकट्ठा करने के बाद आप इनमें से कोई भी एक मेथड चूज़ कर लो डायग्राम बनाने के लिए, या आप बोल सकते हो मॉडल बनाने के लिए, और उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को आगे फर्दर पास ऑन कर दो। तो व्हाट इज़ डिसीजन ट्री? डिसीजन ट्री, जब आपके पास कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स होते हैं, जब आपको समझ नहीं आता कि क्या डिसीजन लेना है या उस प्रॉब्लम को आपको अवॉइड करना है, द डिसीजन ट्री इज़ लाइक यूज फॉर द डिसीजन, या तो ये काम हो या फिर ये काम हो, उस टाइम पे आप डिसीजन ट्री का यूज़ कर सकते हो। इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्शन और एक होता है कंडीशन। किस कंडीशन पे कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल, आप कॉलेज से, आप घर से कॉलेज जा रहे हो, ऑल ऑफ सडन बारिश आ गई, तो उस टाइम पे कंडीशन ये थी कि बारिश आ गई। बारिश आने के बाद आपने क्या एक्शन लिया, आप कॉलेज जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, दैट इज़ एक्शन। तो दो ही चीज़ें मेन है इसके अंदर, एक्शन और कंडीशन। हर एक कंडीशन के साथ रिलेशनशिप शो करता है, और जो हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्शन को जो है वो हम स्क्वायर नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, और सर्कल यूज़ होता है कंडीशन के लिए। याद करने का सीधा सीधा तरीका है, सी फॉर द कंडीशन एंड सी फॉर द सर्कल। ठीक है, स्क्वायर यूज़ होगा एक्शन के लिए और सर्कल यूज़ होगा कंडीशन के लिए। ये एक छोटा सा डायग्राम है। फर्स्ट हमारे पास ये कंडीशन है, ठीक है, सर्कल है तो कंडीशन है, या तो ये कंडीशन होगी या फिर ये कंडीशन होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, आप घर पे हो, ऑल ऑफ सडन बारिश आ गई। बारिश आ गई तो आपका क्या कंडीशन होगी, और बारिश नहीं आई, मतलब आपकी बारिश आ गई तो आप क्या एक्शन लोगे कि आप कॉलेज नहीं जा रहे हो। अगर बारिश नहीं आई तो आप कॉलेज जा रहे हो, तो एक्शन
किस कंडीशन पे कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, यहाँ पे सारी कंडीशंस लिखी होंगी, यहाँ पे सारे एक्शंस लिखे होंगे और फर्दर जो आप ऐसे ही मूव करते रहोगे आगे। इसमें कुछ और भी सिंबल्स का यूज़ होता है। सबसे पहले ये तो बता ही दिया, डिसीजन नोड, आपको नोड जो है वो सर्कल स्क्वायर से रिप्रेजेंट करोगे। अगर स्क्वायर के अंदर सर्कल है दैट इज़ चांस नोड। चांस नोड का मतलब होता है अनसर्टेन आउटकम, मतलब जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं होती। आपने सब कुछ प्लान कर लिया, आपने वेदर फोरकास्ट देख लिया कि आज तो बारिश नहीं होने वाली, हम घूमने का प्लान बनाते हैं, लेकिन ऑल ऑफ सडन बारिश आ गई। दैट इज़ अनसर्टेन, आपने उसके लिए कुछ प्लान ही नहीं करा था, वो अनसर्टेन आउटकम्स के अंदर आएगा। आप उस टाइम पे आप चांस लोगे कि आप क्या करोगे, वो आपका डिसीजन होगा। ऑल्टरनेटिव ब्रांचेस के लिए आप ऐसे दो, या तो इस तरफ जाओगे या इस तरफ जाओगे, कहीं पे भी आप जा सकते हो। रिजेक्टेड ऑल्टरनेटिव के लिए कि आपको इस रास्ते पे तो जाना ही नहीं है, तो उसके लिए आप ऐसे दो लाइन मार्क कर दोगे। एंड पॉइंट नोड के लिए थोड़ा सा और लेट आ जाया करो बच्चे, 9:30 क्लास खत्म हो जाती है, तुम 9:20 पे एंट्री करते हो, अटेंडेंस ही चाहिए होती है तो वैसे बता दिया करो। एंड पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल से। अब ये एंड हो गया है, दिस इज़ द फाइनल आउटकम, इसके बाद मेरे को कुछ नहीं करना। इसको ड्रॉ कैसे करते हैं? सबसे पहली चीज़, इसको ड्रॉ करने के लिए आपको मीडियम चूज़ करना है कि आप कहाँ ड्रॉ कर रहे हो। मतलब आप इसको पेपर पे ड्रॉ कर रहे हो या वाइट बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हो या फिर आप किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हो, तो पहली चीज़ यू हैव टू फाइंड आउट अ मीडियम। जब आपको मीडियम मिल जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला है स्टार्ट विद द मेन डिसीजन। सबसे पहला डिसीजन लो, एक स्मॉल बॉक्स लो, देन ड्रॉ द बॉक्स। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स, दिस इज़ द मेन डिसीजन। यहाँ से आपको फर्दर पॉसिबल एक्शंस और सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। कोई इंसान है, वो एक गेम बना रहा है, एक ऐप बना रहा है और एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऐप में कुछ काम कर रहा है। तो जब वो कोई भी गेम बनाता है तो उसको $75,000 चाहिए। कोई ऐप बनाता है तो $50,000 चाहिए और ऑलरेडी बनी हुई ऐप पे कुछ चेंजेस करता है तो $30,000 उसको लगते हैं। तो इनिशियली आपने एक डिसीजन लिया और उसके फर्दर आपने जो है वो ब्रांचेस शो करी, फर्दर आपने कंडीशन शो करी। उसके बाद आप ऐड करो चांस या डिसीजन नोट, मतलब उसके बाद फर्दर उस ट्री को एक्सपेंड करो। अगर कोई और डिसीजन लेना है तो अनदर बॉक्स ड्रॉ करो। अगर आपको लगता है कि अनसर्टेन आउटकम है तो आप चांस नोट को रिप्रेजेंट करो। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो उसको ब्लैंक छोड़ दो। मतलब आपको इन शॉर्ट सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज करनी है। आप इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को भी एनालाइज कर सकते हो, आपकी कोस्ट जैसे इसके अंदर कोस्ट लिखी है उसको भी एनालाइज कर सकते हो। इसने फर्दर आगे काम करा, गेम बना रहा था उसको, तो अगर वो बड़े लेवल के लिए गेम बनाता है, मतलब लार्ज रिवेन्यू करता है तो 38% और स्मॉल रिवेन्यू करता है तो 62% का प्रॉफिट होगा। मतलब उसने 75,000 लगा दिए, उसके बाद अगर वो बड़ी कंपनी के लिए, बड़ी फर्म के लिए काम करता है तो उसको 38% का प्रॉफिट होगा और स्मॉल के लिए काम करता है तो 62% का प्रॉफिट होगा। सेम अगर ऐप की बात करें तो लार्ज रेवेन्यू में उसको 59% प्रॉफिट होगा, स्मॉल में उसको 41% होगा। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग की बात करें तो लार्ज में उसको 55% का प्रॉफिट होगा, स्मॉल में उसको 45% का प्रॉफिट होगा। तो ऐसे उसने फर्दर जो है वो आगे काम कर लिया। आप इसको कंटिन्यू करो एक्सपेंड जब तक आप एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते। हाँ, ये मेरा फाइनल आउटकम है, इसके बेसिस पे अब मेरे को आगे नहीं जाना है, इसके बेसिस पे मुझे अपना डिसीजन लेना है, तो आप उसको एंड पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दोगे फिर। तो ये था, यहाँ से इसने सब कुछ कैलकुलेट करके इसने देखा कि मैं $200,000 जो है वो कमा रहा हूँ, यहाँ से मैं $100,000 कमा रहा हूँ, यहाँ से मैं $150 कमा रहा हूँ, यहाँ से मैं $80,000 कमा रहा हूँ, यहाँ से मैं $120,000 कमा रहा हूँ, यहाँ से मैं $60,000 कमा रहा हूँ। तो यहाँ से उसने एक एंड पॉइंट ड्रॉ कर दिया और एंड पॉइंट से उसने फाइनल कैलकुलेशंस ड्रॉ कर। अब इसके बेसिस पे वो डिसीज़न ले सकता है कि मेरे को गेम बनाना चाहिए, मुझे ऐप बनानी चाहिए या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऐप में मुझे काम करना चाहिए। तो ये हमारा डिसीजन ट्री है। एक छोटा सा एग्जांपल और है इसके अंदर, यहाँ पे ये वाई इज़ येस एंड इज़ नो, आप इसको बोल सकते हो। और C1 C2 C3 हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है अगर आपने एडवांस पेमेंट करी हुई है। दूसरी कंडीशन है अगर आपने कोई भी सामान खरीदा है वो 10,000 से ज़्यादा है। तीसरी कंडीशन है कि आप रेगुलर कस्टमर हो। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं C1 से। C1 है अगर आपने कुछ भी सामान खरीद रहे हो, आपने उसने एडवांस पेमेंट करी हुई है। यस, अगर आपने ये एडवांस पेमेंट करी हुई है तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा।
नो, अगर आपने कोई एडवांस पेमेंट नहीं करी हुई है तो आप सेकंड कंडीशन पे आ जाओ। सेकंड कंडीशन कहती है कि जो भी आपने सामान खरीदा है, अगर उसका 10,000 से ज़्यादा है, अगर वो सामान 10,000 से ज़्यादा है, नहीं है, नहीं है तो कोई डिस्काउंट नहीं होगा। अगर वो 10,000 से ज़्यादा है, यस 10,000 से ज़्यादा है, तो आप थर्ड कंडीशन पे जाओ। थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि रेगुलर कस्टमर। अगर आप रेगुलर कस्टमर हो, यस तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, सीधा सा काम है। आप कोई सामान खरीदने गए, आपने एडवांस पेमेंट करी है, 5% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर एडवांस पेमेंट नहीं करी है और 10,000 से ज़्यादा का सामान लिया है, प्लस आप रेगुलर कस्टमर हो, तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो एक डिसीजन ट्री है, ये हमारे जो सर्कल है, ये हमारी कंडीशंस हैं और इनके बेसिस पे आप एक्शन ले रहे हो। क्या एक्शन ले रहे हो? या तो 5% डिस्काउंट दे रहे हो या फिर कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहे। तो दिस इज़ द डिसीजन ट्री। एडवांटेजेस की बात करें तो बहुत इजी है, क्लियरली समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन टेक्निकल बंदा भी बहुत आराम से समझ लेगा इस डायग्राम को देख के कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो रूल्स अंडरस्टैंडेबल हैं, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन इसके अंदर नहीं है, ईजिली सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता है, क्लियर इंडिकेशंस प्रोवाइड करेगा आपको। क्लियरली डायग्राम देख के समझ आ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो दीज आर द एडवांटेजेस। बट अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये लेस अप्रोप्रिएट है। लेस अप्रोप्रिएट क्यों है? क्योंकि इसमें एरर्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एरर्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसकी वजह से कई बार आपको ये एग्जैक्ट आउटपुट नहीं देगा जो हमें चाहिए होता है, प्लस ये एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। एक बार फटाफट डिसीजन ट्री का और रिवीजन करा देती हूँ। क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा स्ट्रक्चर एनालिसिस का, देन आपको डिसीजन ट्री का इंट्रोडक्शन देना है, एक जनरल डायग्राम बनाना है, फिर आप सिंबल्स बता दोगे कौन कौन से सिंबल्स हैं हमारे पास। ठीक है, डिसीजन नोड, चांस नोड, अल्टरनेटिव, रिजेक्टिव, एंड पॉइंट। आप फिर स्टेप्स बताओगे कैसे आप ड्रॉ करोगे। सबसे पहले मेन डिसीजन ले लो, फिर उसके बाद उसके अंदर चांस और डिसीजन नोड ऐड करते जाओ और तब तक करते जाओ जब तक आप एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते। फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल और था कस्टमर का, और लास्ट में हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस था। तो ये हमारा डिसीजन ट्री और डेटा डिक्शनरी था। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इजी टॉपिक थे। डिसीजन टेबल भी इतना ही ईजी है, उसमें भी कंडीशन एक्शंस यूज़ होते हैं बट टेबल्स की फॉर्म में यूज़ होते हैं। ट्री में क्या होता है, ट्री लाइक हिरारिकल स्ट्रक्चर बनता है, वो हम कल करेंगे डिसीजन टेबल। चलो अटेंडेंस, पहले अटेंडेंस से पहले क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं हमने? क्या क्या टॉपिक्स पढ़े हैं हम? गुड पारस, गुड कोमल, गुड कोमल, डेटा डिक्शनरी एंड डिसीजन ट्री। ठीक है, कितने टाइप की होती है डेटा डिक्शनरी? नाम भी लिख देना साथ साथ। गुड पारस, गुड हिमानी, गुड कोमल, नाम भी लिखो साथ साथ। गुड हिमानी, गुड बुलबुल, गुड कोमल, गुड पारस, एक्टिव और पैसिव। शॉर्ट में लिख देना कौन सी मैनुअली अपडेट करनी पड़ती है, ए या पी। गुड। कॉमन नहीं, मैनुअली अपडेट, वो ऑटोमेटिकली अपडेट है, एक्टिव इज ऑटोमेटिकली। ठीक है, एक्टिव वाली ऑटोमेटिकली अपडेट होती है, उसका इंटीग्रेटेड भी बोला जाता है और सेल्फ अपडेटेड भी बोला जाता है। और एरर आने के चांसेस किस में ज़्यादा हैं? नहीं, एक्टिव में क्यों है? जो चीज़ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी उसमें चांसेस, उसमें एरर्स क्यों आएंगे? आपने कोई भी चेंजेस करा वो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं डेटाबेस में, तो एरर तो आएंगे ही नहीं। एरर तब आएंगे जब आप वहाँ पे जाके उसको चेंज करोगे। ठीक है, जैसे आपने कंप्यूटर में कोई एंट्री करी, ठीक है, वो आपने अपने डिपार्टमेंट में करी, आपने किसी स्टूडेंट का नाम चेंज कर दिया, वो ऑटोमेटिकली अकाउंट डिपार्टमेंट में चेंज हो गया, तो उसमें तो एरर आने के चांसेस भी नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। बट अगर आपने कोई नाम चेंज करा अपने लेवल पे और फिर आप अकाउंट डिपार्टमेंट में जाके बोलते हो कि ये नाम चेंज कर दो, तो उसके अंदर एरर आने के चांसेस है। हो सकता है वो स्पेलिंग गलत कर दे, हो सकता है वो किसी और में कोई चेंजेस कर दे, इसलिए पैसिव में एरर आने के चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद इसके कंपोनेंट्स थे, एंटिटीज, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप और कीज। ठीक है, फंक्शंस कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? डीबीएमएस में हो गया, मॉडलिंग के अंदर हो गया और आपके डॉक्यूमेंटेशन में हो गया। फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे, वो तो पढ़ने पड़ेंगे, उसमें तो कुछ ऐसा है नहीं।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिसीजन ट्री था। स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर आता है, स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं, कौन कौन से सिंबल्स यूज़ होते हैं इसमें? हाँ, गुड हिमानी, गुड हिमानी, गुड कोमल, बुलबुल, वेरी गुड। नोड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? गुड बुलबुल। नोड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर से, हाँ। नोड बोल, हाँ, और नोड बोल सकते हैं या फिर हम एक्शंस भी बोल सकते हैं। कंडीशंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये तो मैंने हाँ, सर्कल, गुड। सी से सर्कल, सी से कंडीशन याद भी दिलवाया था। ठीक है, उसके अलावा चांस नोड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? चलो वो तुम्हारे लिए बड़ा हो जाएगा बनाना। स्क्वायर इनसाइड अ सर्कल, सॉरी, सर्कल इनसाइड अ स्क्वायर, मतलब बाहर स्क्वायर है और उसके अंदर सर्कल है। हाँ, गुड हिमानी। और एंड नोड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? गुड कोमल, गुड बुलबुल, गुड हिमानी, गुड पुनीत। ठीक है, ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मेन डिसीजन नोड लेनी है, उसके बाद उसमें फर्दर जो भी नोड्स हैं वो ऐड ऑन करो, और थर्ड पॉइंट जब तक एक्सपेंड करते रहो जब तक आप एंड नोड तक नहीं पहुंच जाते। एक एग्जाम्पल वो वाला कराया है, गेम वाला, दूसरा एग्जाम्पल कस्टमर वाला है। दोनों एग्जाम्पल अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, एंड देन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। अब दे दो अटेंडेंस। आदित्य, प्रेजेंट मैम। ठीक है बेटा, सब रिप्लाई करा करो, अगर नहीं आता तो सामने वाले का रिप्लाई देख लिया करो, एटलीस्ट तुम्हें याद रहेगा। अंशुमन, प्रेजेंट मैम। भानु, बुलबुल, प्रेजेंट मैम। हिमानी, प्रेजेंट मैम। जया, जिज्ञासा, कोमल, प्रेजेंट मैम। मोहन, प्रेजेंट मैम। मुस्कान, प्रेजेंट मैम। नैना, प्रेजेंट मैम। पारस, प्रेजेंट मैम। प्रीतम, पुनीत। प्रेजेंट मैम। ठीक है, किसी की रह गई अटेंडेंस? भानु प्रेजेंट। भानु, ठीक है। और ठीक है बेटा, कल भी जिज्ञासा भी प्रेजेंट, ओके। कल भी क्लास लूँगी बच्चे, कल संडे तो देखते हैं, कल मैं क्लास लूँगी, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, तो सुबह उठ जाना इसी टाइम पे। ठीक है, चलो, ओके, बाय। मैम कल लेट ले लेना ना क्लास। लेट ले लूँ? कितने बजे लूँ बताओ? कल कोई क्लास कितने नहीं बजे है लोगे सारी। मैम? देख लो 10 बजे तक ले लो, 10-11 बजे तक। 10 नहीं बजे मैम, ले? 12 बजे लेना, कल सैटरडे है यार। हाँ मैम, कल सैटरडे बाद में ले लो मैम, 12 बजे तो उठूंगी। 12 बजे उठोगे? चलो बता दो, तुम्हें बता दो कितने बजे लेने हैं। 12-1 बजे कभी ले लो मैम, 12 के बाद। 12 बजे करना है फिर, या 12 के बाद, हाँ, मतलब 1 बजे करना है? मैम ठीक है, 12:30 12 है। 12:30 कर? 12 12। के बाद कब कर लो। 12:30 कर लें? हाँ जी मैम। चलो ठीक है, 12:30 कर लेते ठीक है मैम। हैं। ओके ओके।